दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज लाइव करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं और कोशिश करेंगे कि आधे पौने घंटे के भीतर भीतर आप तक जो हमें बात पहुंचानी है वो पहुंचा दें। उम्मीद ये भी है कि हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं दिलीप पटेल साहब, जिनकी भी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, वो शायद आज हमारे साथ जुड़ पाएंगे। अब दो मुद्दे हैं जिस पर आज आपसे बात करनी है। जो मुद्दा है, जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि जिस तरह से अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब, ये जो ऐसे बड़े नाम बनाए गए, इतना बड़ा हवा बनाया गया पिछले देश में पिछले 12-13 सालों से, हमारे गुजरात में बनाया गया था। जैसे ही मोदी साहब आए तुरंत वो काम शुरू हो गया था। वो जो हवा बना दिया गया है, उस हवा जो है उसका हलवा बना दिया गया। वो हलवा बन चुका है अभी और सब लोग जो है मजे से खा रहे हैं उसको। और ये पिछले 6-8 महीने में तो समझ लीजिए कि बिल्कुल हलवा सा हो गया है। तो वो जो हवा से हलवा बनने की कहानी है वो थोड़ी हम आपको बतानी है। और गुजरात में भी जो इस तरह की घटनाएं जो पहले जब वो गुजरात में थे तब जो हुई थी, उस पर भी बात करेंगे। और भी बात करेंगे कि मनमोहन सिंह साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह साहब, जो इस देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और जो ओरिजिनल षड्यंत्र जो रचा गया था 2010 में, जिसके चलते पूरी सरकार को और उस समय के प्रधानमंत्री को बुरी तरह से बदनाम किया गया, जो कुछ घटा ही नहीं था, जो हुआ ही नहीं था, उसके इल्जाम लगाए गए। उसके उसको जो है बड़ा बड़ा घोटाला बताया गया, जैसे कि वो 2G वाला, फिर ये जिसमें अभी अभी जिस केस को ताला मारने की बात कर दी गई है अब कल, है ना, वो कोलगेट। मोदी साहब कहते थे 2 लाख करोड़ का कोलसा मनमोहन सिंह की सरकार खा गई। उसमें भी उनको क्लीन चिट तो वैसे मिल चुकी थी, लेकिन अब वो केस पर ताला लगा दिया गया। वो कहा कि इसमें अब कुछ बचा नहीं है, अब जो है इसको आप बंद कर दो, इस केस को, इसका क्लोजर कर दो। तो ये लोग जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, वो किस तरह के षड्यंत्र, किस तरह की जो कहते हैं ना काले कारनामे, ये सब करके आए हैं और अब खुद जो है फरियाद कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है। अरे महाराज, षड्यंत्र करने का तो ठेका ही आपने लिया हुआ है। वो जो टेंडर है वो आप ही को लगा हुआ है। तो कारनामे करने हैं, अगर कोई षड्यंत्र करना है, कोई कॉन्स्पिरेसी करनी है, तो महाराज जो तो आप ही करते हैं, उसके करता हरता ही आप लोग हैं। और लोग जो कुछ बात कहेंगे तो फिर आपको लगता है षड्यंत्र, क्योंकि आपके हवा जो था, आपने जो बनाया हुआ था बड़ा, उसका भी हलवा बन गया। राहुल गांधी ने बड़ी मजेदार बात कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उस क्लिप, वो जो पूरी वीडियो बाइट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले वहां से शुरू करूंगा कि क्या है मतलब कि मोदी को भगवान बना दिया, मतलब कोई लोग, और अमित शाह को देश का हीरो बना लिया। और लोग, मैं देखता हूँ कैसे बात करते हैं, मैं भी देखता हूँ, हम लोग मिलते जुलते हैं समाज में, हम लोग जाते आते हैं, सबसे बात करते हैं। कैसा होता है पता है, मतलब कोई, अरे अरे बताइए, मोदी जी के खिलाफ ऐसे ऐसे स्लोगन, ऐसी ऐसी बातें। मैंने कहा भाई, मोदी जी इंसान ही तो है। इससे पहले मनमोहन सिंह थे, वो भी इंसान थे। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो भी इंसान। सब इंसान होता है, हम सब इंसान हैं। मोदी जी अब भले ही कोई भी भरम पाल के रखे हो अपने लिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो भी तो है, वो इंसान ही है। तो हर कोई जो है, जब जब राजा राम को भी जो है वो ताने सुनने पड़ सकते थे, जो सुने उन्होंने, किशन महाराज को भी जो है बहुत कुछ सुनना पड़ा अपने जीवन में। तो मैंने कहा, हम आप और मोदी जी किस खेत की मूली, ये बताइए। लोगों को शौक लग रहा है। अरे तो अरे क्या, ये जो हमने कहा, ये जो बैल बुद्धि बन चुके हो, इससे बाहर निकलो थोड़ा। तो वो जो काम पूरा हो रहा है, वो जो एक बड़ा एक गुबार सा एक बना दिया गया, मतलब एक और एक पता नहीं अलग तरह का कुछ, कि ये तो कुछ ऐसे लोग आए हैं जो इससे पहले कभी देश में हुए ही नहीं। तो वो जो छवि है, उसको जैसे तार तार कर दिया गया है। उसकी कुछ बातें जो राहुल गांधी ने कही, मैं आपको सुनाता हूँ। पहले तो ये सुन लीजिए आप, ताकि हमको ये पता चले, जो लोग शायद इन तक ये खबरें नहीं पहुंच रही है, तो ये खबर पहुंचना जरूरी है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा।
इमेज बनाई हुई है। अमित शाह इज हीरो ऑफ द नेशन, नरेंद्र मोदी इज लाइक गॉड। गुब्बारा बना रखा है, हजारों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें सस्टेन करने के लिए, उसमें हवा भरनी पड़ती है रोज। आप लोगों का भी प्रयोग होता है, मीडिया का भी प्रयोग होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, आरएएफ, दिल्ली पुलिस, कि भैया गुब्बारा ना फट जाए। बच्चों को मारा क्यों जा रहा है? बच्चों को धमकाया क्यों जा रहा है? इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भैया ये फिर से ना आ जाए। बट इनको बात समझ नहीं आ रही है, गुब्बारा फट गया है, फटाक से खत्म हो गया है, वो है ही नहीं। रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते हैं thinking that just because he put the phone in front of his face like this, he suddenly becomes, he's able to communicate to Gen Z. No, the problem is your image. The problem is what you have done to these students. The problem is how you've destroyed their future. The problem is what you've done to the economy. That's the problem. And that image is gone. ये बात है, ये जो गुब्बारा है, ये जो हवा है, वो फट चुका है। पर वो उसको बना के रखने के लिए, जो राहुल गांधी ने कहा, हम भी लगातार कहते हैं, बरसों से कहते आ रहे हैं कि इस हवे को बना के रखने के लिए, इस गुब्बारा जो है उसको फुला हुआ रखने के लिए बहुत कुछ हमारा आपका ही जो है वो खर्च किया गया है। हमारे सबके इमोशंस, हमारे सबकी एस्पिरेशंस, अपेक्षाएं, उम्मीदें, क्योंकि नकली झूठे सपने बेचे लगातार। हर चीज भविष्य लक्ष्य, हर चीज फ्यूचरिस्टिक। फलाने साल में ये हो जाएगा, ढिमकाने साल में वो हो जाएगा, पता नहीं उस साल में क्या हो जाएगा। हर चीज जो है वो आगे आने वाले समय में हो जाएगी बस। और जो डेडलाइन चली गई उसको मिटा दो, उसकी याददाश्त मिटा दो। किसी को याद ही नहीं रहना चाहिए कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जानी थी, 100 स्मार्ट सिटी बन जाने थे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना था, सबके घर एकदम पक्के छत वाले हो जाने थे। ये सब हो जाना था, लेकिन किसी को इस बारे में याद करवाने की या याद रहे ऐसी कोई व्यवस्था रखी नहीं जाती। हम ही लोग हैं जो फिर बोलते रहते हैं। ये सब तो करना था महाराज, आपने टाइमलाइन भी दी थी, आपने डेडलाइन दी थी, क्या हुआ इन सब चीजों का? बुलेट ट्रेन 2022 में आ जानी थी, क्या हुआ उसका? हर घर में नल पहुंच जाना था। उज्ज्वला योजना में जो आपने गैस की बोतल फ्री में पहले बांटी, उसके बाद ये भी तो देखना था कि उस गैस को रिफिल भी तो करवा सके लोग। पेट्रोल 35 रुपए लीटर ला देना था आपको, है ना? और रोड, रास्ते, पुल अगर ऐसे बांधने थे तो ऐसे बनाने थे कि बनाओ तो फिर 50-100 साल तक टूटे नहीं, है ना? ये सब करना था आपको, लेकिन आपने किया नहीं। अब किया नहीं, लेकिन अब आगे क्या करेंगे उसकी लगातार बात करते रहते हैं। तो इसमें बहुत कुछ लगता है। पहले तो पैसा लगता है बहुत बड़ा, और पैसा उनका खुद का जेब का नहीं लगता है भाई, पैसा हम सब का लगता है। और जो एनआरआई है वो भी समझ ले, वो अगर वो ये मानते हैं कि नहीं हमारा कहाँ लगता है, तो आप जो रेमिटेंस भेजते हो उस पर तो यहाँ पे टैक्स तो लगता है। मुफ्त में कोई थोड़ी जो है आपका पैसा यहाँ पे आता है, कटता है ना पैसा। तो वो पैसा कहाँ जाता है आप सब जानते हैं, समझदार लोग हैं, आप सबको पता है। तो पैसा तो हमारी आपकी जेब का जा रहा है और गुब्बारा इनका फुलाया जा रहा है। और जो सही में सच में मतलब जो ईमानदार आदमी था, उसके नाम पे कालिक पहुंचने में आपने जो है मतलब एक रत्ती भर का भी जो है सोच विचार नहीं किया, और मनमोहन सिंह को इतना दागदार बनाने की कोशिश की कि न पूछो। लेकिन वहां आपको मजबूरन फिर से जो है हर केस या हर झूठे आरोप जो आपने लगाए थे, वो सब आपको एक के बाद एक जो है उन जांचों को, उन केसेस को ताला मारना पड़ रहा है, बंद करना पड़ रहा है। तो गुब्बारा या हवा सिर्फ वहां यहां हलवा नहीं हो रहा है, वहां भी हो रहा है, क्योंकि वो सब आरोप भी तो आप जो लगाए थे वो झूठे हैं। वो आप खुद आप ही की सरकार में ये साबित हो रहा है कि आपने, जब आप सरकार में नहीं थे
और जो आरोप लगाए थे वो झूठे थे। अब आप सोच के देखिए कि ये ऐसे लोग हैं कि जब वो सत्ता में हो तो वो कुछ भी करके अपने आप को सही साबित करेंगे, फिर जाके इतना पावर होने के बावजूद भी मनमोहन सिंह को दोषित साबित नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा सोचिए इस चीज को। राहुल गांधी ने एक और बात जो है कल कही, और वो बहुत सही बात है। देश का गृहमंत्री कौन है भाई? अमित शाह। अमित शाह साहब देश के गृहमंत्री हैं। तो अमित शाह साहब जब देश के गृहमंत्री हैं तो 20 जुलाई के दिन दिल्ली में जंतर मंतर से संसद जा रहे बच्चों के मार्च पर जो बेरहमी से लाठियां भांजी गई, और उसमें कील वाली लाठियां भी थी, जिस बेरहमी से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिस बेरहमी से बच्चों सबको जो पीटा गया, मारा गया, उसका आदेश दिया किसने था? इसका कहीं तो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। भाई ये कोई पाकिस्तानी या बांग्लादेशी तो थे नहीं, हमारे बच्चे थे, तो इनको इस तरह से मारने का, पीटने का, गोली चलाने का, बिहार में जो गोलियां चली उसका, वो सब का आदेश दिया किसने है भाई? इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो राहुल गांधी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। पहले मैं वो दिखा देता हूं, फिर हमारे साथी दिलीप पटेल साहब जुड़ चुके हैं, उनके साथ हम गुजरात को लेकर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये वाला वीडियो जरूर से देखें जो यहां पर राहुल गांधी ने कहा। ये थोड़ा 2-3 मिनट का है, लेकिन देखें जरूर इसको। Here's the question. This gentleman over here, as I understand it, is the Home Minister of India. And any action that is taken by police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear, he was aware of what was going on the street. Now, there are two possibilities. Possibility number one is he gave the order to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric batons on people, or he didn't know it was happening. Well, if he didn't know it was happening, he's incompetent. And if he ordered it, he's culpable. There's no third possibility. He either ordered it, or he has no idea what's going on in his ministry, and he's incompetent. In either case, he has to go. And he has to go, and every single child who has been beaten must know this. That this is the man, take a good look at him. This is the man who is responsible for what happened to you. Of course, he takes his orders from the Prime Minister, but this is the man who beat you, who thrashed you, who humiliated you, who shot you with pellet guns. All I'm saying is, be clear. We have questions. We've asked you questions. Sorry. Now, there's another line of confusion. Who reports to whom? Delhi police reports to MHA. MHA is run by Mr. Amit Shah, the Home Minister. Part of the beatings was done by Delhi police. And the other side is the RAF, which reports to the CRPF, which is a paramilitary force, which also reports to the Home Minister. There was nobody else doing beatings. And these forces that did the beatings, that shot our students with pellet guns, both report to Mr. Amit Shah. There is no Haryana police operating in Delhi, no UP police operating in Delhi. There is only Delhi police operating and RAF operating.
On the 25th of July, I wrote a question. I wrote a letter to Mr. Amit Shah, very respectful letter, asking some questions. As Home Minister, did you approve the use of lethal force, including pellet guns against students? If not, who did? Are the people in plain clothes seen beating students with lathis police personnel or volunteers? Who authorized that deployment? I haven't even, forget answer. I haven't even got an acknowledgement that this letter has been received. ये बात है जो कही, उसमें एक आने भी की, मतलब ये पहले तो आना चलता था, पता है ना, एक आना दो आना, तो एक आने का भी कुछ गलत बात नहीं इसमें। तो क्या गलत कह रहे हैं राहुल गांधी इसमें? हमारे साथी दिलीप पटेल साहब जुड़ चुके हैं, दिख रहे हैं कि वो उनकी फ्रेम बनी हुई, लेकिन शायद वो फ्रेम में अभी तक थे, शायद पानी वानी पी के वापस आ जाएंगे। आ गए, चलिए दिलीप भाई आपकी आवाज पहले तो आपका ऑडियो जो है अनम्यूट कर दीजिए, माइक अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी हाँ, कर दिया, यस। हाँ, तो अब दो चीजें हैं दिलीप भाई, मैंने जो बताई आप जुड़े उससे पहले, मैंने कहा कि एक तो वो जो गुब्बारा बना गया बड़ा एकदम बड़ा वाला, कि ये तो कुछ बड़ी, ये तो ना पहले आए थे ना कभी आएंगे, इन्हें कुछ अवतार किसी ने घोषित कर दिया, अमित शाह को किसी ने जो है वो लोह पुरुष घोषित कर दिया, पता नहीं क्या क्या हो गया, वो गुब्बारा फूट चुका है। और मैंने दर्शकों से बात की तो मैंने कहा ये गुब्बारा जो फुलाया गया, ये जो हवा बनाया गया पूरा, वो उसका हलवा बना के अब जो है लोग खा रहे हैं। शुरुआत कर दी तो मतलब विदेश में ही हो गई थी शुरुआत, तो पिछले 6-8 महीनों में ये जो ट्रॉफी हंटिंग पे जाते हैं उसी से बड़ी बेइज्जती होना शुरू हो गई थी। और फिर जैन जी ने जो है उस पर काफी हद तक जो है वो अपना काम कर दिया। और राहुल गांधी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो फाइनल थी, उसमें मुझे लगता है कि इससे अब ये लोग समझना, मतलब ये लोग इन द सेंस सरकार में बैठे हुए लोग समझना चाहिए होगा कि जो गुजरात में करके आए थे, जो हमने देखा 12-13 साल, ये पूरे देश में आप हर बार नहीं कर पाएंगे। मैं हमारे दर्शकों के लिए आपसे ये समझना चाहता हूं, आप जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि गुजरात में भी ये हवा जो है, ये गुब्बारा जो है, वो बनाने की किस तरह से शुरुआत हुई और उसमें जो आंदोलन बीच में हुए उन सबको कैसे निपटाया गया, और यही मॉडल उनको लगा कि शायद पूरे देश में चलेगा, तो फिर उन्होंने इस देश में लागू करने की कोशिश की, पर अब वो चल नहीं रहा है। तो वो अगर जरा आप बता दें हमारे साथियों को। जी मयूर जी, ये दिल्ली में जो हुआ वो गुजरात मॉडल है। जी, क्योंकि आज से 10 साल पहले 2015 में अहमदाबाद में जो यूथ इकट्ठे हुए थे, अपनी खुद की डिमांडें थी पाटीदार कम्युनिटी के, तो वहां पे उन्होंने जो लाठीचार्ज किया और पूरे अहमदाबाद और पूरे गुजरात में जो लोगों को मारा गया, पीटा गया, ये तो दिल्ली में कुछ भी नहीं है। दिल्ली में 500 लोग घायल हुए हैं और एक भी डेथ अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो ये जो हुआ है दिल्ली में कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ ये दो जो जुगलबंदी है दिल्ली में बैठी हुई, तो इन्होंने यहाँ पे ये जीएमडीसी ग्राउंड में लाठियां चलाई, लोगों को पीट कर वहां से हटाया गया और गोलियां चलाई गई। यहाँ तो पैलेट गन चलाई, सिर्फ पैलेट गन, मगर गुजरात में गोलियां चलाकर 12 लोगों को मार दिया गया था। इस तरह का आंदोलन हुआ था 2015 में। तब आज भी ये लोग डिमांड कर रहे हैं उनका मुआवजा देने के लिए और जस्टिस के लिए, फिर भी कुछ भी नहीं होता है। तभी भी यूथ थे, ये जो आंदोलन करने वाले 2015 में जो हुआ था, मोस्ट ऑफ यूथ थे, इसमें कोई सीनियर लीडर्स नहीं थे, हार्दिक पटेल या इनके साथ, मगर ये जो सभी लीडर्स थे, आंदोलन से पैदा हुए लीडर्स, वो सभी अभी भाजपा में चले गए हैं। तो ये इनका ये रवैया रहा है अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का, दोनों का, कि अमित शाह पर यही लोगों ने उनको बताया था कि ये हमारे जनरल जनरल डायर है अमित शाह, ये बताया गया था। और कुछ दिन पहले अमित चावड़ा जो यहाँ के कांग्रेस का लीडर है और एमएलए है, उन्होंने भी कहा था कि ये जनरल डायर है अमित शाह। तो ये लोग जो यूथ है यहाँ गुजरात में, पूरा यूथ है, अभी भी वो अमित शाह को जनरल डायर की तौर से ही बुलाते हैं और
ये जो हुआ था गुजरात में, तो एक ही इंसिडेंस आपको बता रहा हूं, मगर इनसे पहले 3 ऐसे बड़े एजिटेशन हुए थे, आंदोलन हुए थे, वो मोस्ट ऑफ फार्मर के थे। 2 फार्मर के एजिटेशन थे 2003 में और 2004 में, और एक हुआ था यहाँ अहमदाबाद में। एक कुल मिला के जो मारुति कंपनी जो आ रही थी इनके खिलाफ, सागर रबारी जो यूथ थे उन्होंने ये किया था। तो ये 3 ऐसे एजिटेशन है लोगों का, और एक पाटीदार आंदोलन, ये 4 इतना इंसिडेंस है कि वहां के लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, अश्रु वायु छोड़े गए उनके, और काफी पीटा गया था लोगों को। तो आज भी ये लोग पीड़ित है, आज भी पीड़ित है, और इनके सामने केस भी चल रहे हैं आज भी। तो ये पूरा मामला जो गुजरात में करके गए हैं वो दिल्ली में कर रहे हैं, वो बिहार में कर रहे हैं, वो सभी जगह पे कर रहे हैं। तो ये पूरा गुजरात मॉडल है मयूर जी। जी, क्योंकि मैं ये भी बताना चाहता हूं, जब आज हमारे साथी सब जुड़े हमारे साथ, कि पता है आपको, इनका सबसे पहला निशाना इस तरह से होता है, जैसे गुजरात की बात करें, गुजरात में आके उन्होंने, ठीक है, पॉलिटिकली जिनको कास्ट इक्वेशन में दरकिनार करना था वो कर दे, वो ब्राह्मणों को सबसे पहले किया, फिर पटेलों को टारगेट किया, और पटेल के जो बड़े सही में कद्दावर नेता थे उन सबको जो है वो फांसी में धकेल दिया, और जो पपेट थे, जो कठपुतली थे, उन सबको उनकी जगह पर बिठा दिया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया? एडमिनिस्ट्रेशन में अगर सबसे पहला कोई निशाना बना जब ये गुजरात में आए थे, 2001 में आए, 2000 में आए थे एक्चुअली, 2000 अक्टूबर में 1 में, और फिर 2002 में चुनाव अपने हिसाब से जीते। लेकिन 2003 में, अगर मुझे ठीक से याद है दिलीप भाई, 2003 में सबसे पहला फैसला जो देश राज्य के, गुजरात के युवाओं के विरोध में, मतलब उनके खिलाफ जो सबसे पहला फैसला था, वो था फिक्स तनख्वाह वाला। यस, हाँ, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, फिक्स पे, यस, हाँ। वो जब वहां, तब तक ये था कि गुजरात में युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलती रहती थी, मतलब समय समय पे जब वो वैकेंसीज होती थी तो उनको अलग अलग क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक में वो नौकरियां खुली रहती थी, उनको भर्ती उनकी होती थी और सरकारी नौकरी मिलती थी लोगों को। मोदी साहब ने आके कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं, आप जो है फिक्स तनख्वाह पे काम करेंगे और 5 साल काम करेंगे, और 5 साल और तनख्वाह देते थे 2,500 महीना का, 2,500 रुपया में काम करेंगे सिर्फ, और आपकी पोस्टिंग आपके घर से, आपके वतन से 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर होती थी। तो 2,500 रुपए में आदमी करेगा क्या? आप यकीन मानिए, 7,500 रुपए में पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है उसकी भर्ती होती थी। ये पैमाना रखा था। पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है वो किसी की अरेस्ट करता है, उसके पास वो पावर होती है, पीएसआई अरेस्ट कर सकता है किसी को, एक चौकी संभालता है पूरी, अगर उसको चौकी मिल जाए तो। वो 7,500 रुपए में काम करता था। उस तरह की रचना उन्होंने कर दी थी। युवाओं, मुझे याद है ठीक से दिलीप भाई, आप अगर वो बताएं ठीक से, कि युवाओं में उस समय इस मामले को लेकर जो गुस्सा और आक्रोश और जो रोष था, वहां उस समय युवा जो है उस समय भी सड़क पे उतरे थे और कोर्ट में भी गए थे। बताइए उनके साथ क्या किया गया। यस, हाँ, हाँ जी, हाँ, क्या क्या कहा मयूर जी? मैंने कहा कि जो फिक्स तनख्वाह में जब ये योजना घोषित हुई, तो जो युवाओं का उस समय जो गुस्सा था, आक्रोश था, रोष था, विरोध था, उसके साथ मोदी साहब ने और शाह साहब ने क्या किया, ये भी बता दीजिए, पता चले कि ये तो शुरू से ही हो रहा है ऐसे ही, और युवा सबसे पहला टारगेट होता है। हाँ, ये बता दीजिए। हाँ, देखो, ये फिक्स पे का जो मॉडल है, गुजरात मॉडल, हाँ, तो ऐसा है कि ये इन लोगों की कंपनियां होती हैं जो रिक्रूट करती है, गवर्नमेंट को फोर्स देती है, इनको कर्मचारी देते हैं, एम्प्लॉय देते हैं। तो मोस्ट ऑफ ये जो कंपनियां हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। भावनगर के एक जो लीडर बीजेपी के हैं, इनकी बहुत बड़ी कंपनी है कि वो इस तरह से गवर्नमेंट को एम्प्लॉय देते हैं फिक्स पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, इसी तरह से। तो बताया जा रहा है, इनके जो यूनियन है उन्होंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि गुजरात में 12,000
12 लाख एम्प्लॉय ऐसे हैं कि जो फिक्स पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला अभी जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है इनसे ज्यादा ये लोग हैं कि जो फिक्स पे काम कर रहे हैं, उनको बहुत कम मुआवजा मिलते हैं, सैलरी बहुत कम मिलती है, और जो एजेंसी उनको भेजती है, एजेंसी को जो गवर्नमेंट पे करती है, इनसे आधा इन लोगों को दिया जाता है, आधा एजेंसी वाले अपने अपने पॉकेट में रख लेते हैं। तो ये पूरा मामला शुरू से ही हुआ था, खास करके जो एजुकेशन सिस्टम में, प्राइमरी एजुकेशन में विद्या सहायक करके रिक्रूटमेंट की गई आनंदीबेन के समय में, इनसे पहले। तो ये रिक्रूटमेंट जो हुई टीचर्स की, तो उनको सैलरी दी जाती थी 2,500, सिर्फ 2,500 महीने की, एक महीने की 2,500, 100 रुपया भी नहीं हुआ। तो ये उनके खिलाफ काफी सारे लोगों ने आंदोलन किए, एम्प्लॉय यूनियन जो है उन्होंने आंदोलन किए, सभी को तोड़ फोड़ करके रख दिए। जो लीडर्स थे वो आज भी बोलने के लिए तैयार नहीं, इस तरह से उनको हेरेस किया गया, यूथ को हेरेस्ट किया गया, यूथ को लाठीचार्ज किया गया। कई जगह पे जो गांधीनगर में जिस तरह से ये दिल्ली में जो जंतर मंतर है, इस तरह का गांधीनगर में एक स्पोर्ट हुआ करता था सचिवालय के बराबर पास सर्कल पे। तो वहां सत्याग्रह छावनी बोले जाती थी। तो जब नरेंद्र मोदी आए तब से उनको हटा के गांधीनगर की जो सचिवालय है, इनसे 3 किलोमीटर दूरी पे एसटी का जो बस डिपो है, वहां पे सत्याग्रह छावनी। अभी गुजरात में किसी को गवर्नमेंट के सामने जो भी करना है आंदोलन, तो वहां जाके करते हैं, इंडिविजुअल और मास में। तो वहां ये पहला काम नरेंद्र मोदी ने किया कि ये जो सत्याग्रह छावनी है उनको उठाकर बेच दी गई 2-3 किलोमीटर दूर। तो ये पहला काम उन्होंने किया। वहां जो एजिटेशन करते थे लोग आते थे, उन पर लाठियां चलाई जाती थी, उनको अरेस्ट किया जाता था। कई बार हुआ, एक बार नहीं, कई बार। मोस्ट ऑफ इसमें यूथ ही थे। अभी लास्ट में जो हुआ तो वो था ये जो ट्राइबल एरिया के जो उनको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो ट्राइबल एरिया के लोगों के वहां पे उन्होंने काफी दिन तक अपना आंदोलन चलाया। तो ये गुजरात में काफी समय से हो रहा है, आज भी हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है गुजरात के लोगों के लिए, गुजरात के यूथ के लिए, क्योंकि सभी जो यूथ है उनके सामने जो बोलते हैं उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, और बैठाया भी जाता है कि आप ये मत करो, आपके सामने ये भी करेंगे, करते भी है। तो ये पूरा मामला है, वो पूरा मॉडल है अमित शाह का है और नरेंद्र मोदी का है, जो गुजरात में इंप्लीमेंट किया, अब पूरे देश में कर रहे हैं यूथ के खिलाफ। मैं दिलीप भाई अपने साथियों को एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। एक इन सब से हटके बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और इतना जबरदस्त और इतना गंभीर हुआ, वो था जबकि आसाराम के आश्रम में दीपेश और अभिषेक नाम के 2 बच्चे पहले गुम हुए और फिर उनके मृत शरीर मिले और उनमें बहुत सारे बॉडी पार्ट जो है वो गायब थे, ये उस समय बताया। और वो 2 बच्चों की जिस तरह से मौत हुई और उस पर लीपापोती करने की जो कोशिश उस समय की मोदी सरकार गुजरात की थी उसने की, उसके बाद आप यकीन मानिए दोस्तों, गुजरात ने ये सब देखा हुआ है। मोदी अंडर द मोदी रूल ऑल्सो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि मुझे याद है सर, अगर मैं गलत, मेरी याददाश्त ठीक है, तो हम सब ने ये कवर किया था सर, स्वयंभू रूप से गुजरात बंद रहा था सर उन बच्चों के लिए। ख्याल से बंद गुजरात उसके बाद शायद कभी इस तरह से रहा नहीं है। उन बच्चों की मौत को लेकर, उसके गुस्से में, उसकी सही जांच को लेकर जो सरकार लिपापोती करती दिखाई देती थी, उसके विरोध में और संवेदना अपनी व्यक्त करने के लिए और सही जांच की मांग करने के लिए पूरा गुजरात, मुझे याद है कि स्वयंभू बंद रहा था। बड़े बड़े शहर तो बिल्कुल बंद थे, अहमदाबाद तो पूरा बंद था, वो मैंने खुद अपनी आंखों से, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा हुआ है। उस आंदोलन को कैसे निपटा दिया गया, 1 महीना चला था वो आंदोलन। यस, वो आंदोलन भी जो जहां पे नरेंद्र मोदी पहले रहते थे, घाटलोडिया, चांदलोडिया जो बोलते हैं रानीप में,
तो रानी थी। वहां पे हुआ था ये पूरा, क्योंकि इनके पेरेंट्स वहां के थे। जी। तो ये जो आंदोलन पूरे गुजरात में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो सबसे बड़ा हम मानते हैं कि लोगों का जो आक्रोश था, यही आंदोलन से, ये बात सही है आपकी कि यही आंदोलन में दिखाई देता था। बाद में उनके जो पेरेंट्स है वो उन्होंने उनका अनशन भी किया, विरोध भी किया, और काफी सारा मामला ऐसा था कि लोग इनके साथ जुड़ चुके थे, पूरे गुजरात के लोग जुड़ चुके थे। अहमदाबाद पूरा सिटी बंद रहा था। पहली बार ऐसा हुआ नरेंद्र मोदी के सामने कि पूरा गुजरात में काफी सारे सिटीज बंद रहे, रूरल में भी इनके खिलाफ आवाज उठती थी। मगर इसमें ये जो चालाकी करके इनके जो पेरेंट्स है उनको किसी भी तरह से मना लिया और इनका अनशन था वो खत्म कर दिया गया। तो उसी समय भी इस तरह का हुआ था। बंद कमरे में वो वीडियो भी मेरे पास कहीं पड़ी होगी दिलीप भाई। वो हाँ। प्रफुल्ल भाई और उनके दूसरे भाई जो उनके बच्चों के जो पिता थे और कुछ गिने चुने लोगों को एक बंद कमरे में अमित भाई और नरेंद्र भाई ने बुलाकर ये कहा है, ये वीडियो है मेरे पास, कहीं तो है, मुझे पता है, मेरे पास वो सेव है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप इतने साल से, इतने समय से अनशन पर हैं, क्योंकि उनके जो पिता थे वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे और स्थिति बड़ी नाजुक सी हो गई थी। और उनको जो है खुद मुख्यमंत्री उस समय के गुजरात के मोदी आश्वासन देते हुए उस वीडियो में नजर आते हैं कि किसी को छोड़ा नहीं। ये उनकी सबकी बहुत पुरानी लाइन है, ये जो तकिया खलाब है, किसी भी चमरबंदी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भी तुर्रम खान को नहीं छोड़ा जाएगा, पकड़ते हैं नहीं तो छोड़ेंगे कहां से, ये बताइए हमको। तो उसमें ये सब जो है करवा के उनको फिर नींबू पानी पिला के उनका अनशन जो है खत्म कर दिया गया। उसके बाद भाई साहब आप सब जानते हैं कुछ नहीं। मुझे ये आंदोलन भी याद है, मुझे वो आंदोलन भी याद है जो उस समय के भाजपा के एमएलए हुआ करते थे, कनू भाई, डॉक्टर कनू कलसरिया, महुआ के, है ना। ये 2007-8 की बात है जहां तक मुझे याद है, शायद, है ना, शायद 7 या 8 की बात है। वो जो समंदर, महुआ और उस साइड में भावनगर के उस इलाके में जो समंदर अपनी सीमा लांग के वो जमीन पर घुस रहा था और जो पूरी जमीन जो है वो बेकार और बंजर हो रही थी, उसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था। वो फ्रेश वाटर बॉडीज जो है वो बना रहे थे और उसमें जो नीतियां थी सरकार की, उसको लेकर उनकी लड़ाई थी। महुआ से पदयात्रा निकाली थी और सद्भावना जो उनका खुद का ट्रस्ट है, मेरे ख्याल से शायद उसी नाम से निकाली थी, अगर मैं ठीक से याद है तो। और वो चल के गांधीनगर पहुंचे थे, लेकिन गांधीनगर जैसे पहुंचे तो पूरी यात्रा में से वो सबको रोक दिया गया और कनू कलसरिया को अकेले सिर्फ मोदी मिले थे कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई मिला था। हाँ, उनको मिलने के लिए गए थे। तब असेंबली चल रही थी। यस, तब असेंबली चल रही थी, विधानसभा सत्र चालू था। हाँ। और मतलब बड़ा कहते हैं कि बड़ा एरोगेंटली उनसे बात करके उनको भगा दिया था। मतलब, और कनू कलसरिया काफी गांधीवादी व्यक्ति है, पूरी तरह से गांधीवाद को, तो वो तो इतने सज्जन व्यक्ति हैं और हर एक को सम्मान दे के बात करने वाले। और उनके साथ ये भी थोड़ा अगर आप शेयर कर दें जो मैंने इसका जो भूमिका बताई। हाँ, तो ये आंदोलन 2003 में शुरू हुआ था। उनका लोगों को मिलना और उन लोगों को समझाना कि भी किस तरह से यहाँ होने वाला है। ये खास करके निर्मा जो वॉशिंग पाउडर हाँ, उनके खिलाफ था, क्योंकि वहां पे फैक्ट्री सीमेंट बनाने के लिए ये काफी सारी लैंड जो फार्मर की लैंड थी और गवर्नमेंट की लैंड थी और बाकी सारी गोचर इस तरह का लैंड था। तो वो देने का नरेंद्र मोदी ने तय किया और उनके सामने लोग फार्मर है वो ओपोज करने लगे। तो उनके ये लीडर्स थे, तभी बीजेपी के ही एमएलए थे, डॉक्टर कनू कलसरिया। उन्होंने ये पूरा मामला संभाला और सभी लोगों की लीड की। 2003 में उन्होंने शुरू किया, 2004 में लोकली उन्होंने वहां पे ये आंदोलन शुरू किया और वहां जो लाठीचार्ज हुआ 2003 में, लाठीचार्ज बुरी तरह से पीटा गया था लोगों को वहां से। तो इनके बाद तय किया कि नहीं, ये पीटा इसीलिए गया था कि वहां एनवायरमेंट हियरिंग होने वाली थी। तो अंदर जो हियरिंग होने वाली थी वहां लोगों को जाने नहीं दिया जाता था,
कुछ लोग गए थे, कुछ को नहीं जाने दिया था। तो लोग फोर्सफुली अंदर घुस गए कि नहीं, हमको भी कहना है कि हमको क्या ये एनवायरमेंट इफेक्ट होने वाली है, हमारे लैंड को क्या होने वाला है, किस तरह से यहाँ पोल्यूशन होने वाला है, और जो दरिया जो खंभात का अखात का जो है, उनका जो पानी किस तरह से, अगर वहां माइनिंग की जाएगी लाइमस्टोन की, तो किस तरह से पानी आ सकता है। तो ये पूरा मामला उनको बोलना था लोगों को, मगर नहीं जाने दिया था। तो काफी सारे हंगामा हुआ और वहां लाठीचार्ज की गई, 11 लोगों को अरेस्ट किया गया, इनके सामने केस किया गया, काफी कुछ हुआ। तो इनके बाद कनू कलसरिया ने तय किया कि नहीं, हम जो करेंगे वो पीसफुली करेंगे। जो जिस तरह से यूथ ने किया, ये दिल्ली में जो यूथ ने किया, कॉकरोच जनता पार्टी के यूथ जो जुड़े थे, उन्होंने किया, ये कनू कलसरिया बीजेपी के एमएलए ने शुरू किया। गांधी जी की जो सत्याग्रह हुआ करती थी, ठीक उसी तरह से। और काफी समय वहां आंदोलन चला, मगर नरेंद्र मोदी ने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो उन लोगों ने तय किया कि नहीं, हम भावनगर महुआ जो असेंबली एरिया है, महुआ जहां फैक्ट्री आने वाली थी निरमा की, तो वहां से चल के 350 किलोमीटर चल के, पैदल चल के गांधीनगर आए थे। और गांधीनगर में भी ये काफी सारे लोग आए थे, इनका एजिटेशन हुआ था, ये सत्याग्रह छावनी में। तो वहां इस तरह का उनको लोग असेंबली में तब चल रही थी असेंबली, तो उनको घेराव करने के लिए लोग जाने लगे। तो उसी समय भी इस तरह का रवैया रखा नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की। तब इसी दौरान मोस्ट ऑफ जो ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, तो यहाँ पे गुजरात में जो होम मिनिस्टर स्टेट का दर्जा उनके पास था, तो अमित शाह थे। उन्होंने ये सब तय किया कि किस तरह से इन लोगों को ट्रीट किया जाए। तो वही मॉडल अभी दिल्ली में यूज किए जा रहे हैं। लोगों को पीटना आम बात है गुजरात में, लोगों को धमकाना आम बात है, लोगों को जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ जो आंदोलन करते हैं, इनकी बुरी हालत कर देते हैं। पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, फोर्स किया जाता है, पुलिस इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका मिसयूज पूरी तरह से किया जाता है, और आंदोलन तितर बितर कर देते हैं। यही इनका रवैया है। मगर दिल्ली में यूथ ने ये सबसे अच्छा काम किया कि उनको गवर्नमेंट के जासे में नहीं आए, और जो उन्होंने शर्त रखी थी वो मानने के लिए उन्होंने कहा, और एग्री भी हो गई। तो इस तरह से गुजरात में नहीं कर पाए काफी सारे आंदोलन में। मैंने जो गिनती की, तो गुजरात में करीबन नरेंद्र मोदी के रूल में वो 12-13 साल रहे, तो 16 ऐसे बड़े आंदोलन हुए। इसमें स्टेट लेवल का करीबन 7 से 8 इस तरह का आंदोलन रहा, मगर कुचल दिया गया। लोग बोलते नहीं है। फार्मर का जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था 2004 में, इनके बाद इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो पाया। तो ये पूरा मामला तो है कि जो यहाँ करते थे वो अब पूरे देश में कर रहे हैं। तो ये हमारे मोदी साहब है ना, हमारे अमित शाह है, गुजरात में जो किया, इनसे वो पूरे देश में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां यूथ का जो भय था, उनको डर था, वो निकल चुका है गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का। यहाँ अभी नहीं हो रहा है। अभी जो दिल्ली में होने के बाद गुजरात में करीबन 18 जगह पे कुल मिला के, बड़े पैमाने पे 18 जगह पे, और कुल मिला के जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो क्या बोलते हैं इनका, गवर्नमेंट के खिलाफ जो इनका आंदोलन हुआ, तो करीबन 70 to 80 जगह पे हुआ, गुजरात में हुआ। नेशनल लेवल पे इनका कुछ अभी कुछ नहीं दिखाई दिया जा रहा है, मगर ये हुआ है, गुजरात में भी हुआ है। काफी यूथ बाहर आके गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने लगे हैं। तो ये गुजरात में भी हुआ है, मगर नेशनल लेवल पे जो मीडिया है वो अभी नहीं बता रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है मयूर जी, कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी का पुतला नहीं जलाया गया, मगर गुजरात में जलाया गया, सूरत में जलाया था। तो ये भी हुआ है कि पूरे पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी का पुतला, उनका एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, और दोनों का पुतला जलाया गया सूरत में। उनके मुंह काले कर दिए गए, इनके जो फोटोज रखे थे वहां पे। तो ये भी हुआ है,
मगर नहीं दिखाई दे रहा है। लोकल जो चैनल है वो बताते हैं। जी जी। लेकिन मैं इसमें अब जो है थोड़ा इस बात को आगे लेके जाना चाहता हूँ दूसरे मुद्दे पर, क्योंकि उस पर भी बात करना जरूरी है। अब जैसे कि दिलीप भाई ने कहा, और मैं भी बात कर रहा हूँ, हम सब बात कर रहे हैं कि ये उनका तरीका है। तरीका ये है कि जो विरोध करे उसको बदनाम कर दो, पहले तो डराओ, पहले ललचाओ ना, लोभ लालच से अगर आ जाता है तो चलो फिर और कुछ नहीं करना है, पैसा चाहिए दे दो, कुछ पोजीशन चाहिए दे दो, उसको अपने हिसाब से अपने अंडर रखो। उसके बाद अगर नहीं है तो फिर उसको थोड़ा धमकी उमकी दो, उसको अगर वो तब भी नहीं मानता है तो बदनाम करो, बदनाम करके भी कैसे भी करके उसको डिफेम करके, कोई भी मतलब षड्यंत्र करना पड़े, कोई भी कॉन्स्पिरेसी करनी पड़े करो, लेकिन जो विरोध कर रहा है वो चाहे पार्टी के भीतर का हो या पार्टी के बाहर का, उनके लिए सब समान है, उनके लिए हर कोई जो है एक समान है। अब यकीन मानिए वो जो फिक्स तनख्वाह वाले हमारे युवा जो 2003 में लड़ना शुरू किए थे, उनका केस गुजरात सरकार के खिलाफ, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट में फिक्स तनख्वाह वाले गुजरात के बच्चे जीत गए थे। और मुझे याद है आज भी 2011-12 का शायद वो स्टेटमेंट है नितिन पटेल का, कि अगर हम हाईकोर्ट का आदेश मानेंगे और इनको डे 1 से जो है वो और एरियर के साथ अगर हम पैसा अगर रिएम्बर्स करेंगे तो 8,000 करोड़ का बोझ, 8,000 या 10,000 करोड़ कुछ बोले थे, इतना बोझा जो है वो सरकार की तिजोरी पे पड़ेगा, तो कैसे हम कर पाएंगे। तो सरकार ने क्या चुना था उस समय की, गुजरात की उस समय की मोदी साहब की सरकार गुजरात के अपने ही युवाओं के अधिकार को कुचलते दबाते हुए, हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए चली गई सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद 2014 में तो वो सेंटर में केंद्र में बैठ गए, तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई तक नहीं हो रही, अभी 10-12 साल हो गए। वो सुप्रीम में गया मामला, उसको 10-12-13 साल हो गए, अब तक सुप्रीम में कोई इस केस को सुन नहीं रहा, ये भी आपको बता दें। अच्छा, क्योंकि वो सुनवाई पे आता है तो कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, मामला आगे बढ़ता नहीं। ऐसे ही षड्यंत्र करते करते एक जो बड़ा षड्यंत्र हुआ वो हुआ यूपीए सरकार का पार्ट 2 जब चल रहा था तब हुआ। और वो जो 2G घोटाला, कोलगेट, ये वो विनोद राय थे सीएजी वाले, उन्होंने जो उस समय कहा, फिर उसको माफी भी मांग ली उन्होंने बाद में, पर बहुत देर से माफी मांगी, तब तक जो होना था हो चुका था। और जिसको मोहरा बना के, जिन मुद्दों को मोहरा बना के इन लोगों ने चाल चली, वो उनमें से एक ये था कि कोलसा जो है, कोयला जो है, 2 लाख करोड़ रुपए का कोयला, उसका आवंटन जो है वो गलत तरीके से कर दिया गया। तो उस समय जब कहा था, उस क्लिप भी दिखा दूं क्या कहा गया था ताकि पता चले, ये सुनिए। ये देश विरोधी अगर इसको कहते हैं, अगर सरकार को बदलने के लिए षड्यंत्र देश विरोधी है तो फिर आपने तो पहले, सबसे पहले आप ही ने किया था। इसका ये रहा जीता जाता सबूत, देखिए। 2 लाख करोड़ के कोयले खा गए, 2 लाख करोड़ के कोयले। एक और बड़ी खबर कोयला घोटाले मामले से सामने आ रही है, जहां पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट दे दी गई है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इसके बाद अब एक और जो कल की एक वो है वो आपको दिखा देता हूं मैं। कल ये हर चैनलों पे और हर प्लेटफॉर्म पे चली है खबर, तो इसमें ये दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आई डोंट थिंक इसमें कोई कॉपीराइट लगता है। देखिए इसको। समन रद्द किया गया है। आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, बड़ी खबर, क्लीन चिट पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर है। उस समय भी बड़ी खबर बनी थी जब पहली बार 2015 में मार्च के महीने में जो पटियाला उसकी विशेष जो अदालत थी, सीबीआई कोर्ट विशेष कोल अदालत थी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसने मनमोहन सिंह को एज ए जो अक्यूज समन किया था, उनको समन जारी किए थे इस पूरे घोटाले के मामले में एक आरोपी के तौर पर उनको पेश होने के लिए कहा था। लेकिन मनमोहन सिंह इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उस समन को स्टे कर दिया था। तब से लेकर ये मामला अब तक पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी जिसको स्पेशल कोर्ट ने नहीं माना था और सीबीआई को कहा था कि वो उस समय के कोल मिनिस्टर जो थे उनके बयान लेकर आए।
उस समय प्रधानमंत्री जो हैं वो खुद कोल मिनिस्ट्री देख रहे थे, इसलिए सीबीआई ने उनके बयान भी लिए थे और कोर्ट में दाखिल किए थे। लेकिन इसके बाद कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को नहीं माना और समन कर दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। आज ये हियरिंग पे आया है उसके बाद, और इसके बाद सीधे सीबीआई सूर्यकांत की बेंच ने क्लोजर रिपोर्ट को जो खारिज कर दिया था ट्रायल कोर्ट, उसको बदल दिया और कहा कि कोई रीजन नहीं है कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को ना माना जाए, और ऐसे कोई तथ्य भी नहीं मिले हैं। सीधे मनमोहन सिंह को इस मामले में, घोटाले के मामले में क्लीन चिट दे दी है। ये उस समय आया है जब उनका निधन हुए करीब 2 साल हो चुके हैं। 11 साल से मामला लंबित था, लेकिन अब कानूनी तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। और ये चूंकि एक पॉलिटिकल मुद्दा भी था, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस भी इस जो फैसला आया है उससे जरूर जो है उसको भी राहत मिली होगी। जी बिल्कुल एक बड़ा मामला था कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी घिरे थे। और अब राहत की खबर कांग्रेस के लिए, क्योंकि उनके निधन के 2 साल बाद ही सही, लेकिन उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। मनमोहन सिंह के खिलाफ समन को अदालत ने रद्द कर दिया। तो बात ये है, ना आपको 2G घोटाला कहीं साबित हुआ, ना कोयला घोटाला साबित हुआ, ना कॉमनवेल्थ में भी जो है जिस तरह से कहते थे वो साबित हो रहा है कुछ। तो ये डिफेम करना, बदनाम कर देना, एक बहुत बड़ा प्रचार तंत्र खड़ा करके लोगों को खरीद के, डरा के, धमका के, अपने साथ लेके, चीजों को अपने कब्जे में लेके जो प्रवर्तमान है उसको विस्थापित कर देना, ये इनका शौक है और ये इनकी हॉबी है और ये इनकी मास्टरी और एक्सपर्टीज भी है। ऐसे ही वो आज से 25 साल पहले केशुभाई पटेल को हटा के सत्ता पे आए थे। सही कह रहा हूं दिलीप भाई में? हाँ, यस। जैसे मनमोहन सिंह को डिफेम किया, बदनाम किया, यूपीए को किया, वैसे पहले केशुभाई को किया था। केशुभाई को किया, यस केशुभाई को, हाँ, पर्दे के पीछे रह के, हाँ, ओपनली नहीं किया मगर पर्दे के पीछे रह के किया था। तो ये तो इनकी जो अब कोलसा का जो बात जो अभी आपने बताई, तो इसमें नरेंद्र मोदी ने यहाँ के इलेक्शन का जो उनका जो मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था एक कोल माइनिंग घोटाला। मनमोहन सिंह की सरकार में किस तरह से घोटाला हुआ, तो पूरा कैंपेन चलाते थे, हर पब्लिक मीटिंग में वो बोलते थे। असेंबली इलेक्शन के दौरान, इनके बाद तो नहीं बोलते थे क्योंकि इनके सामने कुछ भी एविडेंस तो मिले नहीं, रिकॉर्ड तो मिले नहीं। मगर ये हम जानते हैं मयूर जी कि नरेंद्र मोदी के समय में जो सबसे बड़े 4 जो आंदोलन हुए, 2003, 2004, 2010, 2013 और जो ये आसाराम के खिलाफ, एक कुल मिला के 5 ऐसे आंदोलन थे। तो स्टेट लेवल के जो बोलते हैं हम, तो 19 जैसे ये आंदोलन थे। तो ये पूरा मामला हम जानते हैं कि जब इलेक्शन आता था गुजरात में, असेंबली और लोकसभा दोनों का, तब वो नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे ये आंदोलन करने वाले लोगों के साथ, और उनको वायदा करते थे कि नहीं, हम आपकी जो डिमांड है वो इनके बारे में सोचेंगे। अभी ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों के साथ बैठ के कर लिया। अरे आप ठीक उसी तरह से, यस। इतिहास से भी कुछ नहीं सीखते। तो जब इलेक्शन आते थे तब वो ये करते थे, यस। मगर इनके अलावा जो आंदोलन करते थे उनको कुचल दिया जाता था, मार दिया जाता, कुछ भी करते थे। तो ये जो अभी जो दिल्ली में उन्होंने वायदा दिया वो तो पूरा नहीं किया, एक ही पूरा किया, उनका जो रेजिग्नेशन लिया गया वो ही, बाकी का तो अभी कुछ ग्राउंड पे तो नहीं है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे जब इलेक्शन आते थे तब इस तरह के वायदे करते थे आंदोलनकारी लोग जो होते थे, इनके लीडर्स जो होते थे उनके साथ। मगर एक अच्छी बात यह है मयूर जी कि नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी पड़ेगी कि जो विमेन का जितना भी आंदोलन हुआ, आंगनवाड़ी या जो भी है, इसमें ये क्रूरता नहीं बताई गई, क्रूरता नहीं, उनको लाठी नहीं चलाई गई। ये एक अच्छी बात है नरेंद्र मोदी की। तो जो विमेन की जो जितने भी मैं आपको याद दिला दूं सर, वो गांधीनगर में जब इकट्ठा हुए थे ये आशा वर्कर बहनें और ये सब, सर एक बार हुई थी, उसके बाद फिर नहीं हुई।
एक बार तो हाँ। क्रूरता हुई थी, फिर हाँ। उनको लगा कि ना ये फिर बहुत गलत हो जाएगा, तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो संयम बरता। अदरवाइज पहली बार तो झलक दिखा दी थी, ये मुझे याद है। पहली बार तो उनको, अरे मुझे याद है वो रोती बिलखती बहनें, किसी की जो है वो बाल मतलब खुल गए हैं, किसी को वहां से पकड़ के खींचा गया था, ये सब ये हुआ था, हाँ, ये एक बार हुआ था। हाँ, उसके बाद नहीं। हाँ, ये बात सही है कि उनको अरेस्ट कर लेते थे, पकड़ के पुलिस स्टेशन रखते थे, वहां पे काफी दिनों तक रखते थे, इस तरह का सब कुछ होता था। मगर जो लाठीचार्ज और अश्रुवायु की बात है, तो वो एक आध आंदोलन छोड़ के आई थिंक बंद नहीं हुआ। किया है। हाँ, तो ये बात तो है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो गुजरात में जो लेबरर्स की जो स्ट्राइक होती है, वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। एक मैं आपको 2 साल का फिगर दे दूं, 2010 और 2012 तक का, तो इसमें 74 स्ट्राइक हुई थी लेबरर्स की, अलग अलग फैक्ट्री या सब कुछ, और काफी सारा हुआ था। तो अब क्या करते हैं कि जो लेबर्स यूनियन है, हाँ, एक आध दो को छोड़ के बाकी के साथ सब उनको जो मिलावट करनी थी वो कर लेते हैं। तो इस तरह का रवैया जो रहा गुजरात में, ये रवैया काफी काफी बुरा रहा है उनका, ये दोनों का। और यहाँ कॉम्प्रोमाइज लोगों को करवा लेते हैं पुलिस स्टेशन में। उनके लीडर्स, सबसे बड़े लीडर्स जो काफी सारे उन्होंने जो आंदोलन किए, वो पालभाई आंबलिया, तो उन्होंने राजकोट के पुलिस स्टेशन में उनको एक, वहां का एक वृक्ष था, तो वहां उनको बांध के मारा गया था। तो इस तरह के भी जो मानते नहीं है, इनके साथ इस तरह से वो करते हैं, फिर भी आज वो लड़े। अभी 2 दिन पहले ही ये द्वारका डिस्ट्रिक्ट जो है, द्वारका मंदिर जो टेम्पल है, वो वही डिस्ट्रिक्ट में 39 ऐसे गांव है कि वहां की गैस की पाइपलाइन डाली जा रही है, तो उनका आंदोलन अभी शुरू हुआ है। तो यह आंदोलन की भूमि रही है गुजरात, मगर ये चलने नहीं देते हैं, लोग इनका अपोज करते हैं। काफी सारा अभी फार्मर्स की तो हमने बार बार बात की है कि फार्मर पूरे गुजरात में इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा जो अफेक्टेड जो है वो फार्मर, गुजरात के फार्मर है। करीबन 5 लाख फार्मर्स, ये जो बिजली के खंभे डाले जा रहे हैं वो अफेक्टेड है, वो सब अपोज करते हैं। मोरबी में अभी चल रहा है, अलवद में चल रहा है, काफी सारे जगह पे चल रहा है आंदोलन। मगर ये लोग, उनका रवैया रहा है कि इनकी बातें मत मानो, उनको जो करना है वो करो। तो नरेंद्र मोदी थे तब भी यही था, और इनके बाद भी आनंदीबेन आए, विजय रूपाणी आए, और भूपेंद्र पटेल की सरकार है, तो सभी जगह पे इस तरह का रवैया रहा है कि उनको कुचल दो, बस वही बात करते हैं। तो दोस्तों, हमने ये पूरा इसलिए आपको बताया कि ये उनकी फितरत है, ये कि दबा दो, कुचल डालो, कैसे भी करके। तो वो अब तक यही करते आए हैं। 12-13 साल गुजरात में किया, उसके बाद फिर 12-13 साल से देश में कर रहे हैं। लेकिन इस बार वो मेरे ख्याल से जो है वो मात खा गए, उनको शय मिली इस बार। जो बच्चों ने जिस तरह से, मैं कहूंगा, मतलब मैं बार बार धन्यवाद करता हूं, जिस कंट्रोल के साथ बच्चों ने, और राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा, मैं उसके साथ भी बिल्कुल सहमत हूं, कि वो ना गुस्सा था, ना कोई हेट्रेड थी, ना नफरत थी, कुछ नहीं था। अपनी बात थी जो रखना चाहते थे इस सत्ता में बैठे हुए लोगों के सामने, कि भैया हमको आपका ये सब झुंझुना मुंझुना नहीं चाहिए, हमको सॉलिड स्टेप्स चाहिए जो आप हमारे लिए उठाओ। ये जो आप बार बार एसआईटी बना के, ये करके वो करके, जो कब के मतलब सालों से जो आप बेवकूफ बनाते चले आ रहे हो, अब ये नहीं चाहिए। वी नीड समथिंग टू बी सॉलिड, वो मांग थी उनकी, और वो एक्सप्रेशन उन्होंने बहुत अच्छे से किया। लेकिन इनकी क्योंकि आदत है कि हर चीज, अगर कोई आवाज उठाता है, कोई अगर सर ऊंचा करता है, तो उसको कुचल डालो। पर अब वो काम नहीं कर रहा, और वो खौफ भी निकल गया उनका जो बना हुआ था, उनका जो हवा बना हुआ था वो भी जो है हलवा बन गया, और वो जो गुब्बारा था उसमें हवा निकल चुकी। ये बात सच है। शाह साहब और मोदी साहब, आपको आदत पड़ी हुई है 25-30 साल से इसी तरह से चलने की। आप इसको माने या न माने, वो अलग बात है। हो सकता है आप और इस पे आगे चल के और दमन का रास्ता अपनाएं, आप और क्रूर हो जाएं, आप और बर्बरता का प्रदर्शन करें, ये हो सकता है, क्योंकि आपका स्वभाव है, आपकी प्रकृति है, आपका नेचर है। लेकिन क्या इससे देश के लोग अब डरेंगे? मुझे लगता है कि नहीं। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, ये छोटी बच्ची आप सुन लीजिए, हम बातचीत समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन
इससे पहले ये छोटा सा एक वीडियो बड़ी बड़ी तरीके से बच्चे ने अपनी बात कही, सुनिए इसको। का इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं भी मांग रही हूँ। आप देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ मांग रहे हैं। तो आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना हाँ ये वो पॉसिबल है? पहले तो अगर उन्होंने वोट चोरी नहीं की होती तो वो प्रधानमंत्री होते ही नहीं हमारे देश के। उधर से ही तो सब चालू हो रहा है, तो गफला तो वहां से ही है। तो लोगों में एक्चुअली ये मेजोरिटी का गवर्नमेंट ही नहीं है, ये पूरा मैनेज किया हुआ आया हुआ गवर्नमेंट है, और इसके वजह से इतने संख्या में आज इधर लोग गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री चोरी करके आए, हाँ तो देश सही नहीं चला पा रहे वो। वो तो कहते देश को हमने वो कुछ भी कहेंगे। डंका बज रहा है। मैं भी बोलूंगी मैं चांद पे जाके आई, तो क्या मेरा सब डंका बज रहा है देश दुनिया में मोदी जी का। कुछ नहीं बज रहा है। आपने वीडियो नहीं देखे? ये लोग अभी तो सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, सब जगह जाके है करके उनको हक करने की कोशिश करते हैं। इधर ऐसे दिखाते हैं कि बाबा मैं कितना सीरियस आदमी हूँ, और बाहर जाके कुछ और ही उनका रूप बाहर आता है। तो वो थोड़े ढोबले। आखिरी और बड़ा सवाल, मोदी नहीं तो हाँ, मेरा पूरा सब जगह जाके मेरा ये जगह से पुराना रिश्ता है। सब जगह से पुराना। तो बच्चे ये सोच रहे हैं, है ना। अब ये अगर आपको अभी भी अगर आप इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो भाई साहब आपकी मर्जी है आप, लेकिन वो कितना भी दमन आप आगे करने की सोच रहे हैं अगर, या क्रूर होने की सोच रहे हैं, या बर्बरिक और बिहेवियर करने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि मोदी और शाह साहब आपकी बहुत बड़ी गलती वो होने जा रही है, क्योंकि आपकी फितरत है तो आप उससे हट नहीं सकते। लेकिन अगर उसी पर चलेंगे तो देश तो बच जाएगा भाई साहब, आपका क्या होगा हमको नहीं पता। ये हम जो है इतिहास के विद्यार्थी के तौर पे आपको कह रहे हैं, आप समझे ना समझे, माने ना माने। दिलीप भाई आपकी आखिरी टिप्पणी, उसके बाद हम बातचीत को समाप्त करें। ये जो अभी यूथ जो बोल रही थी, इनकी बात सही है। इनके ये अमित शाह बार बार कहते हैं कि हम 2050 तक ये सत्ता पे रहेंगे। हाँ। इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से? क्यों वो बोल रहे हैं? ये जो ये लड़की बोल रही थी, इनमें इनका जवाब मिलता है, क्योंकि ये जो मतों का जो गड़बड़ी चल रही है, ये गुजरात में भी किया था, नहीं किया ऐसा नहीं जी, है। जी, बिल्कुल, काफी सारे एविडेंस भी है। तो वो एसआरआई में करते हैं गोलमाल, और इनसे पहले जो 2015 में लोकल इलेक्शन था अहमदाबाद का, तब आनंदीबेन पटेल की गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने एक गोलमाल किया था। अब तो पूरे देश में वही मॉडल अपनाया गया है। तो जब तक ये बैलेट पे इलेक्शन नहीं होगा मयूर जी, तब तक तो ये चलता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है बैलेट पे इनका मुद्दा, ये युद्ध का पहला मुद्दा ये होना चाहिए कि नहीं, हम फर्स्ट वोटर से और बैलेट से मतदान करना चाहते हैं। अगर जो ये करेंगे तो ही कुछ हो सकता है। बाकी तो इनका कॉन्फिडेंस तो देखो किस तरह का। नरेंद्र मोदी भी बात करते हैं, गुजरात के लीडर्स भी बात करते हैं कि हम रूलिंग में तो हम रहेंगे। वो साबित हो चुका है ना, 23 साल से यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। क्यों है, किस तरह से? तो ये पूरा मामला जो है, जब तक ये जो बैलेट का मामला नहीं पेश किया जाए, तब तक तो ये चलता रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि हमने देखा है आज तक, आप सब ने देखा है, हम सब देख रहे हैं कि कोई भी सरकार चाहे कितनी भी लोकप्रियता के अश्व पर, घोड़े पर सवार होके क्यों न सत्ता में बैठ सकती है ना। राजीव गांधी बैठे थे, सहानुभूति थी, जो भी मान ले आप, लेकिन राजीव गांधी थे। 4 साल में जो है उनकी सत्ता चली गई भाई। अच्छा, माधव सिंह सोलंकी हमारे गुजरात में उसी दौरान खाम थियरी लेके आए थे, बैठे थे। सत्ता कभी किसी की दासी रहती नहीं है, आपको बता दें। लेकिन फिर भी अब जब आप वो सब काम कर रहे हैं जिससे इन जनरल आपकी जो नागरिक हैं वो खुश नहीं है, वो नाखुश है, वो नाराज है, उनका भला होता हुआ नहीं दिख रहा है, ना उनकी सुविधाओं में, उनके जीवन यापन में कोई बढ़ोतरी हो रही है, सुख सुविधा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सब परेशान ही परेशान नजर आ रहे हैं। और आप ये दावा ठोकते रहते हैं कि 50 साल तक हम ही रहेंगे सत्ता में। कैसे रहेंगे? आप आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप रोजगारी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप देश की न्यूक्लियर सेक्टर में भी अब जो है प्राइवेट बिल लेके आ गए हैं। आपने हर जगह आप अपनी मर्जी कर रहे हैं, आप किसी की नहीं सुन रहे हैं।
और आप ये कहते हैं कि ये लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए लोग हमको बड़ा वोट दे रहे हैं। बेवकूफ, कितना बनाओगे महाराज? तो ये सब बातें हमको आज बतानी थी, हमने आपको बता दी। आप सब ने जो है आप सब जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आपसे गुजारिश करेंगे हम ये कि एक तो बातचीत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। यूट्यूब का एल्गोरिदम उससे जो है काफी अफेक्ट होता है, प्रभावित अच्छी तरह से होता है। इसकी लिंक को शेयर करें आप हो सके उतना, तो और लोगों तक बात पहुंचेगी। चैनल जो हमारे नए साथी है जो अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें, अपने साथियों से भी करवा लें। और हमें दोस्तों आर्थिक सहयोग की जरूरत है। हम वो उस बारे में ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हमको जरूरत है। और अगर आप चाहें तो हमको जरूर से सहयोग दें। जानकारी नीचे इसमें स्क्रॉल में लिखी हुई है। आप सबका दिन शुभ रहे, आप सब स्वस्थ रहें, आपका विवेक जागरूक रहे, ये मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।